हेलो स्टूडेंट्स, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं बच्चों आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो आज हम लोग फिर एक नया लेक्चर स्टार्ट कर रहे हैं और ये लेक्चर जीओसी फर्स्ट पार्ट का, जीओसी फर्स्ट पार्ट सेकंड है ना। तो पास्ट पार्ट फर्स्ट में हमने क्या क्या बातें किया था? पास्ट पार्ट फर्स्ट में हमने किन किन टॉपिक्स की चर्चा की थी? मैंने आपको बताया था पार्ट फर्स्ट में कि एक तो रिएक्शन मैकेनिज्म को समझने के लिए आपको कितने कॉन्सेप्ट में आने चाहिए? 4 कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। एक तो बॉन्ड क्लीवेज पता होना चाहिए जिसमें होमोलिटिक था, हेटेरोलिटिक था। उसके बाद अटैकिंग रीजेंट, अटैकिंग रीजेंट में या तो इलेक्ट्रोफाइल होगा या तो न्यूक्लियोफाइल होगा। इलेक्ट्रोफाइल होगा मतलब इलेक्ट्रॉन लविंग होंगे, उनके पास इलेक्ट्रॉन नहीं होगा, खाली जगह होगी। अगर खाली जगह होगी या तो पॉजिटिवली चार्ज होगा या तो उनके पास क्या होगा, लुईस एसिड होंगे या लुईस बेस होंगे, लुईस एसिड होंगे। क्योंकि लुईस एसिड वही होते हैं जो लोन पेयर क्या करें, एक्सेप्ट करें। फिर मैंने आपको बताया था न्यूक्लियोफाइल, न्यूक्लियोफाइल वो होते हैं जो पॉजिटिव चार्ज लविंग होंगे। पॉजिटिव चार्ज लविंग मतलब इनके पास क्या होगा, इलेक्ट्रॉन ज्यादा होगा। ये कहां अटैक करेंगे? वहां अटैक करेंगे जहां पर क्या होना चाहिए, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होगी। तो मैंने आपको बताया था कि आपको इलेक्ट्रोफाइल को भिखारी मानना है, न्यूक्लियोफाइल को धनी आदमी मानना है ना। तो भिखारी कहां जाएगा? धनी आदमी के पास जाएगा, अमीर आदमी के पास जाएगा। और अमीर आदमी कहां जाएगा? गरीब के पास जाएगा, अपना पैसा लुटाने जाएगा। ठीक है, तो इलेक्ट्रोफाइल बोले तो भिखारी और न्यूक्लियोफाइल बोले तो धनी। आप इतना याद रखना। ठीक, अगर न्यूक्लियोफाइल है बेटे क्या क्या होना चाहिए? या तो एटम के ऊपर क्या होगा, नेगेटिवली चार्ज होगा, या फिर क्या होगा, लोन पेयर होगा। तो लोन पेयर डोनर या नेगेटिव चार्ज वाले भी क्या कहलाएंगे, न्यूक्लियोफाइल कहलाएंगे। फिर आपको एक और बताया गया था ग्रिग्नार्ड रीजेंट, है ना, वो भी किसकी तरह का काम करेगा, आर माइनस न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करेगा। यहां तक हमने बात कर लिया था। इसके बाद बच्चों हम लोगों ने थर्ड पॉइंट की बात किया था। थर्ड पॉइंट क्या होता है आपका, रिएक्शन इंटरमीडिएट होता है। न्यूक्लियोफाइल इलेक्ट्रोफाइल की बात क्या पढ़ेंगे हम लोग, जो आपका सेकंड पार्ट है क्या रहेगा, रिएक्शन इंटरमीडिएट। और रिएक्शन इंटरमीडिएट के पास बात क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक्स इफेक्ट होते हैं। ठीक है, तो रिएक्शन इंटरमीडिएट में आपको किन किन इंटरमीडिएट पढ़ना है मैं आपको बता रहा हूं। एक इंटरमीडिएट होता है कार्बोकेटायन। क्या होता है बेटे, कार्बोकेटायन। फिर दूसरा क्या होता है, कार्बेनायन। तीसरा क्या होता है, फ्री रेडिकल। चौथा क्या होता है, कार्बीन। और पांचवा क्या होता है, नाइट्रीन। ठीक है, फिर से मैं बता रहा हूं, कार्बोकेटायन, कार्बेनायन और कार्बेनायन के बाद क्या, फ्री रेडिकल, फिर कार्बीन, फिर नाइट्रीन। सीक्वेंस से आपको याद रखना है। कितने इंटरमीडिएट हो गए, 5 हो गए यहाँ पर। ठीक, कार्बोकेटायन, कार्बेनायन, फिर कार्बन फ्री रेडिकल, कार्बीन, नाइट्रीन। सर ये कार्बोकेटायन क्या होता है? केटायन मतलब क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज। और कार्ब मतलब क्या, कार्बन के ऊपर। जब कार्बन के ऊपर क्या हो, पॉजिटिव चार्ज हो, उसको क्या बोलेंगे, कार्बोकेटायन। और जब कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आए उसको क्या बोलेंगे, कार्ब एनायन बोलेंगे। ठीक, कार्बोकेटायन, कार्बेनायन, फिर फ्री रेडिकल। अगर कार्बन के ऊपर फ्री रेडिकल चार्ज है, फ्री रेडिकल है, तो क्या बोलेंगे उसको हम, कार्बन फ्री रेडिकल बोलेंगे। फिर आता है कार्बीन और नाइट्रीन आता है। ठीक है, ध्यान रखना, मैं आपको जनरली मोटा मोटा बता दे रहा हूं कि कार्बोकेटायन, अच्छा कार्ब एनायन को अगर छोड़ दीजिए, कार्ब एनायन को छोड़कर जितने भी इंटरमीडिएट आएंगे, है ना, कार्बोकेटायन और कार्बीन, फ्री रेडिकल और क्या आपका नाइट्रीन, ये चारों क्या हो जाएंगे, किसी तरह काम करेंगे, इलेक्ट्रोफाइल। बाकी जो कार्ब एनायन हो किस तरह काम करेगा, न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करेगा। इकलौता केवल कार्ब एनायन है जो किसी तरह काम करेगा, न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करेगा। ठीक है, यहां तक। अब एक एक इंटरमीडिएट हम लोग स्टार्ट करते हैं, रिएक्शन इंटरमीडिएट। सबसे पहला जो इंटरमीडिएट है यहाँ पर आपका रिएक्शन इंटरमीडिएट में, है ना, कितने टाइप्स के होंगे बताइए, कौन कौन है यहाँ पर, कार्बोकेटायन, कार्बेनायन, फ्री रेडिकल, फिर नाइट्रीन और कार्बीन। कितने पढ़ने हैं आपको इंटरमीडिएट में, 5 पढ़ने हैं। कार्बोकेटायन, कार्बेनायन और फ्री रेडिकल और नाइट्रीन और कार्बीन, ये आपको पढ़ना है। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं बेटे कार्बोकेटायन के बाद। जब कार्बन के ऊपर क्या आ जाए, यहां पर पॉजिटिव चार्ज आ जाए, इसको क्या बोलते हैं, कार्बोकेटायन। क्या बोलेंगे बेटे इसको, कार्बोकेटायन। तो मैंने मान लिया ये कार्बन है बेटे। अच्छा, कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है, 4 होती है। कार्बन कितने बॉन्ड बना सकता है, 4। तो जब कार्बन 4 बॉन्ड बनाया होगा, इधर देखिए, अगर ये कार्बन 4 बॉन्ड बनाया होगा तो एक बॉन्ड ब्रेक हुआ होगा, और एक बॉन्ड जहां ब्रेक हुआ होगा, ब्रेक होने के बाद यहाँ पे क्या आ गया होगा, खाली जगह आ गई होगी यहाँ पर, तो कार्बोकेटायन बना होगा यहाँ पर। अब बात करते हैं बेटे कि इस कार्बन से कितने मिथाइल ग्रुप अटैच्ड हैं, 3। एक मिथाइल ग्रुप ये, एक मिथाइल ग्रुप ये और एक मिथाइल ग्रुप ये। आपको ध्यान रखना है कि जब भी एक बॉन्ड बनेगा तो वहां पर कितने इलेक्ट्रॉन काम में आएंगे, 2। कितने इलेक्ट्रॉन काम में आएंगे, 2। इसका मतलब इस कार्बोकेटायन को बनाने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन काम में आ रहे हैं, यहाँ पर 6। कितने इलेक्ट्रॉन काम में आ रहे हैं यहाँ पर, 6 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं कार्बोकेटायन का हाइब्रिडेशन क्या होगा। हाइब्रिडेशन चेक करने के लिए हम लोग क्या देखते हैं यहाँ पर बताइए।
सिग्मा और लोन पेयर। ध्यान से देखिए, बताइए कार्बन कितनी सिग्मा बॉन्ड बनाकर रखा है यहां पर इस कार्बन से, है ना, 1 2 3। और जब भी बेटे यहां पर कितना सिग्मा है, 3 सिग्मा है और 0 लोन पेयर है। तो जब भी 3 सिग्मा होगा क्या बनेगा, sp2। क्या बनेगा बेटे, sp2, मतलब हाइब्रिडेशन क्या हो जाएगा, sp2 हो जाएगा। फिर अगर मैं बात करूं यहां पर टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 6 हैं। इस कार्बोकेटाइन पर इलेक्ट्रॉन कितने यहां पर, 6 हैं। तो यहां पर देखिए 2 2 4 और 2 6 हो गए, तो 6 इलेक्ट्रॉन है। तो आपको पता है कि अगर 6 इलेक्ट्रॉन, इसका मतलब ऑक्टेट क्या है, इनकम्प्लीट है। सभी एटम क्या करना चाहते हैं, ऑक्टेट को कंप्लीट करके स्टेबल होना चाहते हैं। तो इसका ऑक्टेट क्या है बेटे, इनकम्प्लीट है। तो अगर ये ऑक्टेट इनकम्प्लीट है तो इसको कितने इलेक्ट्रॉन की जरूरत पड़ेगी, 2 ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए। इसीलिए ये क्या करेगा, ये इलेक्ट्रॉन को खींचना चाहेगा, और जो इलेक्ट्रॉन को खींचना चाहता है वो क्या होता है, भिखारी होता है। भिखारी मतलब क्या, इलेक्ट्रोफाइल हो जाएगा। तो ध्यान रखना बेटे, कार्बोडाइन किसी तरह काम करेगा, ये इलेक्ट्रोफाइल की तरह काम करेगा। सर इलेक्ट्रोफाइल की तरह काम क्यों करेगा, क्योंकि यहां पर क्या इलेक्ट्रॉन कमी है। इलेक्ट्रॉन कमी क्यों है, क्योंकि 6 इलेक्ट्रॉन है, कितना होना चाहिए था, 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए थे ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए। तो ये इलेक्ट्रोफाइल की तरह काम करेगा। बेटे अगर ये इलेक्ट्रोफाइल की तरह काम कर रहा है, इसका मतलब एक साथ कितने इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा, 2, यानी एक लोन पेयर एक्सेप्ट करेगा। और जो भी कंपाउंड एक लोन पेयर एक्सेप्ट करते हैं, लोन पेयर एक्सेप्ट करने वाले क्या कहलाते हैं, लुईस एसिड कहलाते हैं। तो एक बात तय हो गई कि जो भी कार्बोकेटाइन होता है वो किसी तरह काम करता है, लुईस एसिड की तरह काम करेगा। अब बात आती है कि पैरामैग्नेटिक होगा या डायमैग्नेटिक होगा। ठीक है, तो ध्यान रखना यहां पर 6 इलेक्ट्रॉन है, जोड़े में है। 6 इलेक्ट्रॉन अगर जोड़े में क्या बनेगा यहां पर, बताइए, डायमैग्नेटिक बन जाएगा। ठीक है, अगर यहां पर 5 इलेक्ट्रॉन होता या 7 इलेक्ट्रॉन होते तो क्या हो जाता है, ये पैरामैग्नेटिक हो जाता, इनका जोड़ा नहीं बनता। तो यहां पर पी में कितने होते हैं, पी ऑर्बिट में कितने होते हैं, टोटल 3 डिब्बे होते हैं। और 3 डिब्बे में टोटल कितने आ जाएंगे यहां पर, बताइए, जोड़े में 6 आ जाएंगे। और सभी सभी कैसे रहेंगे, जोड़े में रहेंगे। इसका मतलब क्या बन जाएंगे, डायमैग्नेटिक हो जाएगा। ठीक है, तो मेरे हिसाब से कार्बोकेटाइन की जानकारी आपको क्लियर होगी। फिर से मैं आपको बता रहा हूं, कार्बोकेटाइन मतलब क्या, कार्बन के ऊपर क्या पॉजिटिव चार्ज रहेगा, केटाइन, केटाइन मतलब क्या, पॉजिटिव चार्ज। और ये कितने बॉन्ड बनाता है, जनरली 4 बॉन्ड बनाता है। एक बॉन्ड ब्रेक है, मतलब इसके ऊपर क्या है, वैकेंट स्पेस है, पॉजिटिव चार्ज मतलब खाली जगह है इसके पास। तो यहाँ पर टोटल इलेक्ट्रॉन कितने, यहाँ पर 6 इलेक्ट्रॉन है। 6 इलेक्ट्रॉन की वजह से इसका ऑक्टेट इनकम्प्लीट है। ऑक्टेट इनकम्प्लीट होने की वजह से इसको हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोफाइल कहते हैं। और इलेक्ट्रोफाइल क्या करेगा, लोन पेयर को एक्सेप्ट करेगा, और जो लोन पेयर एक्सेप्ट करता है उसको क्या कहते हैं, लुईस एसिड कहते हैं। और ये इलेक्ट्रॉन जोड़े में है, पेयर में, इसलिए क्या बोलते हैं, इनको हम डायमैग्नेटिक कहते हैं। क्लियर मेरे हिसाब से। अब हम सेकंड टॉपिक बात करते हैं कार्बोनाइन का। अभी मैंने बात किया था, जैसे यहां पर कार्बन पे क्या था, पॉजिटिव चार्ज था, तो हमने क्या बोला, कार्बोकेटाइन बोला। अब यहां पे क्या रहेगा, कार्बोनाइन रहेगा। तो कार्बोनाइन पे क्या रहेगा, यहां पर नेगेटिव चार्ज रहेगा। ठीक है, तो ये भी कार्बन कितने बॉन्ड बना के रखा हुआ है, यहां पर 3 बॉन्ड बना के रखा है, प्लस यहां पे एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है, वो भी नेगेटिव चार्ज के रूप में। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं यहां पर हाइब्रिडेशन क्या होगा। हाइब्रिडेशन अगर हम लोग बात करें, यहां पर सिग्मा कितने हो गए, 3 सिग्मा। और ये जो नेगेटिव चार्ज है बेटे, कितना इलेक्ट्रॉन है यहां पर, मतलब एक लोन पेयर। नेगेटिव चार्ज मतलब क्या, एक लोन पेयर कंसीडर करेंगे यहां पर, तो टोटल कितना हो गया, 3 सिग्मा 1 लोन पेयर, यानी क्या बनेगा, sp3 बनेगा यहां पर हाइब्रिडेशन। हाइब्रिडेशन निकालना आपको बताया गया था जब मैं आपको आईपीएससी में बेसिक बातें बता रहा था, तब आप देख लीजिएगा पुराना लेक्चर उठा के, है ना। तो यहां पर क्या आ जाएगा, sp3 आ जाएगा। अब बात करते हैं बेटे कि क्या इसका ऑक्टेट कंप्लीट है या नहीं कंप्लीट है, बताइए। एक बॉन्ड बनाने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन काम में आएंगे, यहां पर 2। एक बॉन्ड बनाने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन काम में आएंगे, यहां पर 2। तो यहां पर टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 6, और 2 इलेक्ट्रॉन इसका, टोटल कितने हो गए, 6 तो बॉन्डेड हो गए, प्लस 1 इलेक्ट्रॉन क्या हो गया, 2 इलेक्ट्रॉन क्या हो गया, अनबॉन्डेड हो गया। टोटल कितने हो गए, 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। अगर इसका 8 इलेक्ट्रॉन है तो इसका मतलब क्या, ऑक्टेट कंप्लीट है। और जिसका ऑक्टेट कंप्लीट होता है ना, ये जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन बैठा हुआ है फ्री, इसको क्या बोल सकते हैं हम लोग, न्यूक्लियोफाइल। क्योंकि ये डोनेट कर सकता है नेगेटिव चार्ज, इसलिए क्या बोलेंगे, एक्ट एज न्यूक्लियोफाइल। ये कहां अटैक करेगा, जहां पर इलेक्ट्रॉन की कमी होगी, ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जाकर बढ़ाएगा वहां पर। अब बात करते हैं कि ये लुईस एसिड की तरह काम करेगा या लुईस बेस की तरह काम करेगा। बेटे जो लोन पेयर डोनेट करता है उसको क्या कहते हैं, लुईस बेस कहते हैं, और जो लोन पेयर एक्सेप्ट करता है उसको क्या कहते हैं, लुईस एसिड कहते हैं। तो कार्बोकेटाइन किसी तरह काम करेगा, लुईस एसिड की तरह, और कार्बोनाइन किसी तरह काम करेगा, लुईस बेस की तरह। कार्बोकेटाइन लुईस एसिड, कार्बोनाइन लुईस बेस, ध्यान रखना इसको। अब बात करते हैं कि ये डायमैग्नेटिक होगा या पैरामैग्नेटिक होगा। अगर इसके पास 8 इलेक्ट्रॉन है तो जोड़े में है,
8 इलेक्ट्रॉन जोड़े में है, 4 का डबल जोड़े में है, तो ये क्या हो जाएगा, डाया मैग्नेटिक हो जाएगा। ठीक है, डाया मैग्नेटिक हो जाएगा। तो मेरे हिसाब से आपको सारी बातें क्लियर हो गई। कार्बोकेटायन, कार्बोनेन, sp2, sp3, लुईस एसिड, लुईस बेस, ये भी क्या होगा, इलेक्ट्रोफाइल, और ये क्या होगा, न्यूक्लियोफाइल, ये भी क्या होगा बताइए, डायामैग्नेटिक, और ये भी क्या होगा, डायमैग्नेटिक। ये सारी बातें क्लियर हो गई। अब मैं बात करता हूं बेटे थर्ड पॉइंट का, जिसको हम क्या कहते हैं, कार्बन फ्री रेडिकल। कार्बन फ्री रेडिकल का मतलब होता है कि यहां पर क्या होगा, फ्री रेडिकल में क्या है, एक सिंगल इलेक्ट्रॉन होगा यहां पर, इसके पास, इस कार्बन के पास ना तो कोई चार्ज है, ना तो पॉजिटिव चार्ज है, ना तो नेगेटिव चार्ज। यहां पर क्या होगा, सिंगल इलेक्ट्रॉन होगा। अब बात करते हैं इसके पास टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे। तो एक बॉन्ड को बनाने के लिए कितने, 2 काम में आएंगे। तो 3 बॉन्ड बनाने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन काम में आएंगे, 6, और 6 प्लस 1 इलेक्ट्रॉन, टोटल कितने बनेंगे यहां पर, 7 इलेक्ट्रॉन। और 7 इलेक्ट्रॉन का ऑक्टेट इनकम्प्लीट है, तो ये भी किसकी तरह काम करेगा, न्यूक्लियोफाइल या इलेक्ट्रोफाइल, इलेक्ट्रोफाइल की तरह काम करेगा। इसको एक इलेक्ट्रॉन और चाहिए, तो वहां अटैक करेगा जहां पर इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या हो, ज्यादा हो या कम हो, ज्यादा हो, वहां अटैक करेगा। इसलिए क्या है, भिखारी है, और भिखारी किस तरह काम करते हैं बेटे, इलेक्ट्रोफाइल की तरह काम करेंगे। मेरे हिसाब से क्लियर हो गया। अब बात करते हैं यहां पर हाइब्रिडेशन क्या होगा। हाइब्रिडेशन बताने के लिए बताइए, यहां पर सिग्मा कितने, यहां पर 1 सिग्मा, 2 सिग्मा, 3 सिग्मा, और लोन पेयर कितना है, 0 है। तो 3 सिग्मा पे क्या बनता है, sp2 बनेगा। यहां पर हाइब्रिडेशन क्या बनेगा बेटे, sp2। तो टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 7 हो गए, है ना, ये टोटल 6 और ये 7, टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 7, और 7 का ऑक्टेट इनकम्प्लीट। ऑक्टेट इनकम्प्लीट का मतलब ये क्या होंगे, भिखारी होंगे, और भिखारी किसी तरह काम करते हैं, इलेक्ट्रोफाइल की तरह काम करते हैं। अब 7 इलेक्ट्रॉन है, इसका जोड़ा नहीं बना है, यानी अगर इवन नंबर होता है तो डबल होता हो, है ना, जैसे 2 है या 4 है या 6 है, 8 है, ये सब क्या हो जाएंगे, डायमैग्नेटिक। 3 है, 5 है, 7 है, ये सब क्या हो जाएंगे, पैरामैग्नेटिक हो जाएंगे। तो यहां पर कितने इलेक्ट्रॉन है, 7 है, तो ये क्या हो जाएगा, पैरामैग्नेटिक हो जाएगा। मेरे हिसाब से ये सारी बातें क्लियर हो गई। अभी तक हमने क्या क्या बात किया, रिएक्शन इंटरमीडिएट में हमने 3 की बातें की हैं। एक तो आपका इंटरमीडिएट किसकी बात हो गई बताइए, कार्बोकेटायन का, दूसरा किसका, कार्बोनेन का, तीसरा कार्बन फ्री रेडिकल का। कार्बोकेटायन के ऊपर क्या होगा, कार्बन को पॉजिटिव चार्ज होगा, कार्ब एनायन के ऊपर कौन सा चार्ज होगा, नेगेटिव चार्ज होगा, और कार्बन फ्री रेडिकल के ऊपर क्या होगा, सिंगल इलेक्ट्रॉन होंगे, है ना। तो कार्ब एनायन किसी तरह काम करता है, न्यूक्लियोफाइल, बाकी दोनों किसी तरह काम करेंगे, इलेक्ट्रोफाइल की तरह काम करेंगे, क्योंकि दोनों में ही ऑक्टेट क्या है, इनकम्प्लीट है। एक में 6 है, एक में 7 है, बाकी एक में जिसमें कार्ब एनायन उसमें कितना है, 8 है। तो यहां तक मेरे हिसाब से सारी बातें क्लियर हो गई। अब 2 इंटरमीडिएट और बच रहे हैं, एक तो कार्बिन बच रहा है और दूसरा नाइट्रीन बच रहा है, ठीक है। तो आप इसको फटाफट उतार लीजिए, फिर हम लोग कार्बिन और नाइट्रीन की चर्चा करते हैं। तो बच्चों, हम लोगों ने इससे पहले बात किया कि रिएक्शन इंटरमीडिएट कितने टाइप्स के होंगे। तो मैंने आपको बताया टोटल रिएक्शन इंटरमीडिएट कितने हैं, 5, जिसमें आपको बताया कार्बोकेटायन जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होगा, इलेक्ट्रोफाइल की तरह काम करेगा, फिर कार्बोनेन जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होगा, न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करेगा, फिर आपको बताया कार्बन फ्री रेडिकल जिसके ऊपर सिंगल इलेक्ट्रॉन होंगे, 7 इलेक्ट्रॉन होंगे टोटल, और ये भी किसी तरह काम करेगा, इलेक्ट्रोफाइल की तरह काम करेगा। अब हम लोग बात करते हैं थर्ड रिएक्शन इंटरमीडिएट। थर्ड जो रिएक्शन इंटरमीडिएट है क्या है, थर्ड तो हमारा क्या हो गया था, कार्ब एनायन। फोर्थ की बात करते हैं कार्बिन, और फिफ्थ आपका क्या हो जाएगा, नाइट्रीन। अच्छा, इसमें कार्बिन में भी सिंगलेट और ट्रिपलेट होता है ना, उसकी बात हम लोग बाद में करेंगे। कार्बिन की देखिए, यहां पर कार्बिन क्या होता है ना, इसके पास क्या होगा, 2 इलेक्ट्रॉन फ्री होंगे और एक कार्बन के साथ 2 हाइड्रोजन बॉन्डेड में होंगे यहां पर। वैसे आप ये बताइए, कार्बन कितने बॉन्ड बनाता है, 4 बॉन्ड बनाता है। यहां पर कितने बॉन्ड बनाएगा, 4 बॉन्ड बनाता है। अगर मैं, अच्छा, एक बॉन्ड बनाने में कितने इलेक्ट्रॉन काम में आएंगे, यहां पर बताइए कितने इलेक्ट्रॉन काम में आएंगे, 2। कितने काम में आएंगे, 2 इलेक्ट्रॉन इधर, 2 इलेक्ट्रॉन इधर। बाकी के जो इसके 2 इलेक्ट्रॉन थे, इसके 2 इलेक्ट्रॉन थे, वो बॉन्डिंग नहीं किए हैं, तो बॉन्डिंग नहीं किए तो किस तरह बच गए, ये लोन पेयर की तरह बचे रहेंगे यहां पर। मतलब इस कार्बन के पास कितने लोन पेयर रहेंगे, यहां पर 1 लोन पेयर रहेगा। तो बताइए टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 2 इधर 2 इधर, 4 हो गए, और 2 कितने हो गए यहां पर, 6। यानी कि कार्बिन के ऊपर कितना इलेक्ट्रॉन होगा, 6 इलेक्ट्रॉन होगा। तो ये स्ट्रक्चर यहां पे बनाया गया है, इस कार्बन से 2 हाइड्रोजन और 2 इलेक्ट्रॉन, यानी कि 1 लोन पेयर। तो इस बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन के पास टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हो गए बेटे, यहां पर 4 हो गए, और यहां पर प्लस 2 इलेक्ट्रॉन ये हो गए, टोटल कितने हो गए यहां पर, 6 इलेक्ट्रॉन हो गए। और 6 इलेक्ट्रॉन मतलब इसका ऑक्टेट क्या है, इनकम्प्लीट है। और जिसका ऑक्टेट इनकम्प्लीट होता है बेटे, वो किसकी तरह काम करता है, इलेक्ट्रोफाइल की तरह काम करेगा।
तो इलेक्ट्रोफाइल मतलब क्या, ये भी क्या होगा, भिखारी होगा। मैंने आपको पहले ही बताया था कि रिएक्शन इंटरमीडिएट में कार्बन आयन को छोड़ दीजिए, बाकी सब क्या है, भिखारी हैं। बाकी सब क्या है, भिखारी हैं। तो भिखारी ये भी हो गया। अब आगे आगे बात करते हैं नाइट्रीन का। बेटे ये बताइए नाइट्रोजन कितने बॉन्ड बनाता है, यहां पर 3 बॉन्ड बनाता है। नाइट्रोजन कितने बॉन्ड बनाएगा, 3 बॉन्ड। तो यहां पर क्या है बेटे, 3 बॉन्ड जो बनाया था उसमें से, है ना, 2 ने बॉन्ड नहीं बनाया। जिसने बॉन्ड नहीं बनाया उसका इलेक्ट्रॉन प्लस 1 लोन पेयर, है ना। नाइट्रोजन 3 बॉन्ड बनाता है और 1 लोन पेयर होता है इसके पास। तो यहां पर 1 बॉन्ड बनाया हुआ है, बाकी 2 नहीं बनाए। तो बाकी 2 नहीं बनाए, उनका जो इलेक्ट्रॉन है 2, वो बचा रह गया। इसका मतलब इसके पास जो अनबॉन्डेड इलेक्ट्रॉन है टोटल कितने हो गए, बताइए। टोटल अनबॉन्डेड इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 4। और कितना बॉन्डेड हो गया, यहां पर 1 हो गया। तो 4 और 2 इलेक्ट्रॉन इधर जो बॉन्डेड है, टोटल कितने हो गए, यहां पर 6 इलेक्ट्रॉन हो गए। मतलब इसका भी ऑक्टेट क्या है, इनकम्प्लीट है। तो जिसका ऑक्टेट इनकम्प्लीट होता है क्या होता है, भिखारी होता है। और जो भिखारी होता है वो ऑक्टेट इनकम्प्लीट होगा, है ना। यानी वो किस तरह काम करेगा, इलेक्ट्रोफाइल की तरह काम करेगा। ठीक, तो मैंने आपको इंटरमीडिएट की सारी जानकारी दे दी। आपको मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं कि इंटरमीडिएट कितने टाइप्स के हो गए, 5 टाइप हमने देख लिया। कार्बोकेटायन, कार्बन आयन, कार्बन फ्री रेडिकल, कार्बिन और नाइट्रीन। कार्ब एनायन को छोड़ दीजिए, बाकी चारों क्या हो जाएंगे, इलेक्ट्रोफाइल हो जाएंगे। और कार्बन आयन क्या हो जाएगा, न्यूक्लियोफाइल हो जाएगा। ठीक है, क्यों, क्योंकि सभी का क्या है, ऑक्टेट इनकम्प्लीट है। केवल न्यूक्लियोफाइल यानी कि जो कार्बन आयन है उसका क्या है, ऑक्टेट कंप्लीट है, तो अपना इलेक्ट्रॉन दे सकता है। ठीक है, अब यहां पर हम इसको खत्म करने के बाद अब हम बात करेंगे रिएक्शन के मैकेनिज्म को आगे पढ़ने का। रिएक्शन की सबसे लास्ट जो मैकेनिज्म है, मैंने क्या क्या पढ़ा, बॉन्ड क्लीवेज पढ़ लिया। बॉन्ड क्लीवेज बाद अटैकिंग रीजेंट हो गया। अटैकिंग रीजेंट के बाद हमने क्या पढ़ा, रिएक्शन इंटरमीडिएट पढ़ लिया। अब क्या पढ़ेंगे, यहां पर इफेक्ट्स की बात करेंगे, इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट की बात करेंगे। अब बात करते हैं इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट्स क्या होते हैं। इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट्स क्या होते हैं बेटे, इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट्स 2 टाइप के होते हैं। एक होता है परमानेंट इफेक्ट होता है, और एक होता है टेम्परेरी इफेक्ट। परमानेंट और टेम्परेरी। अब परमानेंट के अंदर कौन कौन आता है, एक तो इंडक्टिव इफेक्ट आता है जिसको आई से दिखाया जाएगा, इंडक्टिव को। एक मेजोमेरिक इफेक्ट आता है, सेकंड, इसको हम कैपिटल एम से दिखाते हैं। और हाइपर कंजुगेशन आता है थर्ड, इसको हम एच से दिखाते हैं। तो हमने परमानेंट इफेक्ट में 3 इफेक्ट की बात की है। 3 इफेक्ट में कौन कौन, इंडक्टिव इफेक्ट, मेजोमेरिक इफेक्ट, हाइपर कंजुगेशन। ठीक है सर, कब कब कौन कौन सा क्या क्या देखना है, इतने इफेक्ट सर कहां कहां देखने हैं, तो ध्यान रखना, जहां पर सिग्मा बॉन्डेड होगा कंपाउंड, वहां पर आप क्या देखोगे, इंडक्टिव इफेक्ट। जहां पर कंजुगेशन होगा, है ना, पाई बॉन्ड का कंजुगेशन होगा, लोन पेयर का नेगेटिव चार्ज, वहां पर क्या देखोगे, मेजोमेरिक। एरोमेटिक कंपाउंड में ज्यादातर आप क्या देखोगे, मेजोमेरिक देखोगे। फिर कहीं कहीं पर हाइड्रोकार्बन में आपको क्या देखने को मिलेगा, आपको हाइपर कंजुगेशन देखने को मिलेगा। जहां पर एक साथ ये तीनों मौजूद होंगे, तो वहां पर आप सीक्वेंस में देखोगे MHI। सबसे ज्यादा प्रियोरिटी किसको देखते हैं, मेजोमेरिक को। उसके बाद प्रियोरिटी किसको देते हैं हम लोग, हाइड्रोजन यानी अल्फा हाइड्रोजन को देखते हैं, हाइपर कंजुगेशन को। फिर किसको देखते हैं, इंडक्टिव इफेक्ट। तो जो सबसे प्रियोरिटी ऑर्डर में सबसे पीछे होता है वो कौन होता है, इंडक्टिव इफेक्ट होता है। सबसे आगे कौन होगा, मेजोमेरिक। तो आपको चेक करना है कि कौन मेजोमेरिक शो करेगा, कौन हाइपर कंजुगेशन शो करेगा, कौन इंडक्टिव शो करेगा। ठीक है, तो ये सीक्वेंस है ना, याद करने का तरीका, मेरा हिंदुस्तान ही इंडिया है, मेरा हिंदुस्तान ही इंडिया है, सीक्वेंस है। तो सबसे ज्यादा प्रायोरिटी ऑर्डर में कौन हो जाएगा, मेजोमेरिक, फिर हाइपर कंजुगेशन, फिर इंडक्टिव हो जाएगा। अच्छा, टेम्परेरी में एक इफेक्ट आ जाएगा जिसको क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट बोलते हैं। तो आई थिंक मेरे हिसाब से क्लियर हो गया। इफेक्ट में आपको 2 इफेक्ट पढ़ने, एक परमानेंट, दूसरा टेम्परेरी। परमानेंट में क्या क्या हो जाएगा, MHI, क्या बोलेंगे, MHI, है ना। आप ऐसे याद रखो कि जो मेजोमेरिक होता है किसकी तरह काम करता है, वो एवेंजर्स की तरह काम करेगा। किसकी तरह काम करेगा, एवेंजर्स की तरह। और जो H है ये किसकी तरह काम करेगा, शक्तिमान की तरह काम करेगा। किसकी तरह काम करेगा, ये शक्तिमान। और ये जो I है ये किसकी तरह काम करेगा, जूनियर जी। किसकी तरह काम करेगा, ये जूनियर जी। तो ये पावरफुल लोग है। पावरफुल लोग में सबसे ज्यादा पावरफुल कौन, एवेंजर्स, मेजोमेरिक, उसके बाद कौन, शक्तिमान, फिर कौन, जूनियर जी। सीक्वेंस से आप याद रखना है, MHI। ठीक है, अब हम लोग सबसे पहली बात करते हैं कि इफेक्ट में, परमानेंट इफेक्ट में इंडक्टिव इफेक्ट क्या होता है ना। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे बेटे इंडक्टिव इफेक्ट की। सर ये इंडक्टिव इफेक्ट क्या होता है, देखिए यहां पर इंडक्टिव इफेक्ट क्या होता है।
polarity induced in non-polar sigma bond due to presence of adjacent polar bond is known as inductive effect। फिर सुनिएगा इस बात को, यहीं पे मैं आपको समझा रहा हूं। जैसे कोई कार्बन का एक कंपाउंड है और यहां पर क्या CH3 CH2 और यहां पर क्या CH2 और सामने वाला कोई कंपाउंड इलेक्ट्रोनेगेटिव आ जाए यहां पर, जिसकी EN क्या हो ज्यादा हो और इसकी EN क्या हो कम हो, ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम और ये लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। तो जो मोर EN होगा इसके ऊपर क्या आ जाएगा पोलैरिटी। अच्छा ये यहां से यहां तक क्या है, ये नॉन पोलर सिग्मा बॉन्डेड, नॉन पोलर सिग्मा बॉन्डेड। तो पोलैरिटी इंड्यूस्ड नॉन पोलर सिग्मा बॉन्डेड ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ एडजेसेंट पोलर बॉन्ड। तो अगर बात किया जाए यहां पर जो नॉन पोलर कंपाउंड है इनके ऊपर क्या आ जा रहा है, पोलैरिटी क्रिएट हो जा रही है, किसकी वजह से, मोर EN एटम है ना, ये जो पोलर बॉन्ड है इसकी वजह से आ जाएगा इसके ऊपर, है ना। इसीलिए क्या बोलेंगे इसको हम लोग, बताइए, इंडक्टिव इफेक्ट बोलेंगे। आप इसको ऐसे याद रखो, इंडक्टिव इफेक्ट वो बोलते हैं प्रेरण प्रभाव। प्रेरण प्रभाव का मतलब कि ये ट्रांसफर नहीं होगा, है ना, ये आके सामने खड़ा हो जाएगा जिसकी वजह से क्या हो जाएगी, पोलैरिटी क्रिएट हो जाएगी इसके सामने ऊपर। आप ऐसे याद रखो कि पोलैरिटी कैसे क्रिएट होगी, मैं आपको बता रहा हूं यहां पर। चलिए ढंग से समझिए इसको, इंडक्टिव इफेक्ट को। जैसे ये कार्बन ये कार्बन ये कार्बन और सामने कोई मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम X आ गया, तो X क्या करेगा, इसके ऊपर पोलैरिटी क्रिएट करेगा, इसके इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचेगा और इसका इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचेगा, जिसके ऊपर क्या आएगा, पार्शियली पॉजिटिव चार्ज आएगा और इसके ऊपर क्या रहेगा, पार्शियली नेगेटिव चार्ज। पहले ये कैसा था बेटे, नॉन पोलर, नॉन पोलर, नॉन पोलर। ये सिग्मा बॉन्डेड है या फिर पाई बॉन्डेड, सिग्मा बॉन्डेड, सभी में क्या होगा, सिग्मा बॉन्डेड होगा। तो नॉन पोलर सिग्मा बॉन्डेड के ऊपर जो पोलैरिटी आ रही है, किसकी वजह से आ रही है यहां पर पोलैरिटी, पोलर बॉन्ड की वजह से। ये जो पोलैरिटी किसी वजह से आ रही है यहां पर, पोलर बॉन्ड, पोलर बॉन्ड की वजह से, है ना। इसी को क्या कहते हैं हम लोग, इंडक्टिव इफेक्ट कहते हैं। अब ये जो इफेक्ट होगा इसके सामने वाले के ऊपर क्या होगा, ज्यादा आएगा और पीछे क्या होगा, धीरे धीरे कम होता चला जाएगा, धीरे धीरे क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा। तो इसीलिए इसको हम जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ेगा वैसे वैसे इंडक्टिव इफेक्ट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। इसीलिए इसको हम क्या कहते हैं, डिस्टेंस डिपेंडेंट कहते हैं। इसको क्या कहते हैं बेटे, डिस्टेंस डिपेंडेंट इफेक्ट भी कहते हैं इसको। क्यों कहते हैं डिस्टेंस डिपेंडेंट, क्योंकि ये क्या होता है, डिस्टेंस के साथ साथ ये क्या होने लगता है, कम होने लगता है। आप ऐसे याद रखो कि जैसे आप बैंक में जाते हो, काउंटर पे कोई आदमी खड़ा हुआ है ना, तो लाइन लगा के खड़े होते हैं, लाइन लगा के सारे आदमी खड़े होते हैं। तो जैसे पीछे वाला आदमी सामने वाले आदमी को धक्का देता है तो सबसे ज्यादा नुकसान किसको होता है, किसका माथा फूटता है, सामने वाले का। तो सबसे ज्यादा इफेक्ट किसका आएगा, सामने वाले का आएगा, जहां पे पोलैरिटी क्रिएट होगी। फिर पीछे वाला क्या होगा, हो सकता है हल्का सा झुक जाए या फिर हो सकता है वैसे खड़ा ही रहे, तो यानी इसके ऊपर क्या होगा, बहुत हल्का चेंज आएगा। तो ये धीरे धीरे डिस्टेंस के साथ क्या करने लगता है, वेरी होने लगता है। इसीलिए क्या होता है, जो इंडक्टिव इफेक्ट होता है डिस्टेंस के साथ चेंज होता है, ठीक है। इसलिए क्या बोलते हैं इसको, डिस्टेंस डिपेंडेंट इफेक्ट बोलते हैं। अब बात करते हैं बेटे कि इंडक्टिव इफेक्ट कितने टाइप्स के होंगे। अगर यहां पर पोलैरिटी है ना, ये पोलैरिटी जो पोलर बॉन्ड है जो पोलैरिटी क्रिएट कर रहा है, अगर ये इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी को बढ़ाएगा इसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। अगर ये इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी को यहां पर कम करेगा इसको बोलेंगे इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप। मतलब सर एक बात क्लियर हो गई कि इंडक्टिव इफेक्ट दो टाइप के होंगे, और दो टाइप में एक होगा इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप जो इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी को बढ़ाएगा, और एक होगा क्या, इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप जो इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी को कम करेगा। ठीक है, तो पहले आप इतना नोट कर लीजिए, फिर हम लोग आगे बात करते हैं।